सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9 सीबीएसई के सेकेंड लेसन के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस लेसन के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाए। तो सबसे पहले ये बता दूं कि मिक्सचर जो है वो कैसे मिक्स्ड है। दे आर मिक्स्ड फिजिकली या फिर मियरली वो ऐसे नॉर्मली मिक्स्ड है। दे आर नॉट एक्चुअली मिक्स्ड इन केमिकल फॉर्म जैसे कंपाउंड्स में होता है। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें जैसे H2O है या CO2 है, इसमें क्या होता है, वो जो कंपोनेंट्स है दे आर अटैच्ड बाय सम केमिकल प्रोसेस या बॉन्ड से अटैच्ड है। तो वैसे केसेस में हमको केमिकल वे ही यूज करना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। बट हम वहाँ पे यहाँ पे हम कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम कोई केमिकल प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये है कि वी डू हैव मिक्सचर हियर एंड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए फिजिकल प्रोसेस ही काफ़ी है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे पास कुछ 10 प्रोसेस है, 10 फिजिकल प्रोसेस जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम सेपरेशन प्रोसेस यूज करेंगे किसी भी मिक्सचर के लिए, वो कौन सा प्रोसेस होगा, ये कब डिसाइड या कैसे डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। फिजिकल सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दैट मिक्सचर। यानी क्या, सपोज अगर मेरे पास जो भी मिक्सचर दिया हुआ है उसमें सपोज दो कंपोनेंट्स है, उसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक है और दूसरा कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक है, तो फिर ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस हुआ और मैं इसी चीज के डिफरेंस, यही डिफरेंस को यूज करूंगा एक मैग्नेट को यूज करके और फिर इसको सेपरेट करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। इसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। ठीक है। सो ऐसे ही जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस होगा, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिफरेंस नहीं होता तो हम ये प्रॉपर्टी, ये जो सेपरेशन प्रोसेस है वो यूज नहीं कर पाते। तो यानी जो भी डिफरेंसेस होगा फिजिकल प्रॉपर्टी का, उसके हिसाब से हम फिर वो तरीका यूज करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद फिल्ट्रेशन। व्हाट इज अ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन है भाई, फिल्टर पेपर लिया और सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है, कुछ ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर एक कंपोनेंट है जो फिल्टर पेपर में अटक जाएगा और दूसरा है जो उसके अंदर से पास हो जाएगा। डिफरेंस आ गया यहाँ पे, उनके साइज का डिफरेंस है। सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है ये। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव सैंड एंड वाटर। तो वाटर में अगर सैंड पार्टिकल्स है, सेपरेट करना नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। बट लेट्स सी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्टर पेपर रखा और जब हमने वाटर और सैंड पास किया, सैंड ऊपर रह जाएगा, वाटर जो है नीचे से पास हो जाएगा। ओके, बिकॉज सैंड पार्टिकल्स आर मच बिगर। ओके, दूसरा तरीका है सेपरेटिंग फनल। सपोज केरोसिन और वाटर, दे आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पे दो लिक्विड्स हैं, बट ये दोनों कैसे हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते आपस में। केरोसिन ऊपर रहता है और वाटर नीचे, डेंसिटी ज्यादा है। तो यही डेंसिटी का डिफरेंस है इसमें। अगर ये डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज अ सेपरेटिंग फनल? एक ऐसा फनल स्ट्रक्चर होता है वो, और उसके यहाँ पे क्लैंप लगा रहता है। सो इफ यू हैव वाटर एंड केरोसिन इसके अंदर, तो ये क्लैंप फिलहाल बंद है। और अगर मान लो कि यहाँ पे हमने वेसल लगाया और क्लैंप को ओपन किया, वाटर का लेवल जो है वहां से वाटर पास हो जाएगा और वाटर का जैसे ही लेवल खत्म हो जाता है, इस क्लैंप को बंद कर दिया जाएगा एंड वाटर एंड केरोसिन आर सेपरेटेड। ठीक है। सो दिस वाज डन इन केस ऑफ केरोसिन एंड वाटर। इफ यू हैव iron fillings and sulfur, suppose iron fillings, you know what is that? लोहे के वायर के छोटे छोटे टुकड़े हैं और सल्फर के पाउडर मिक्स है उसके अंदर। डिफरेंस अगेन, यू हैव द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस रहेगा तो बहुत सिंपल है यार, एक मैग्नेट लगा दे मिक्सचर के सामने, आयन जो है अट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर ये एक तरीका है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पे हमने ये एक व्हील लगाया हुआ है, दिस इज अनदर व्हील। ये व्हील्स घूमते हैं इसमें, दिस इज मैग्नेटिक व्हील। और यहाँ पे वो मिक्सचर डाल दिया जाएगा। ये लेदर बेल्ट के ऊपर, लेदर बेल्ट घूम रहा है इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सो क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है इसके अंदर का जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड ही यहाँ गिरेगा नजदीक की तरफ, और
जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो थोड़ा आगे जाके थोड़ा, क्योंकि वो वहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं फेस कर रहा, तो वो अपने नॉर्मल ग्रेविटी से फॉलो होगा। सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक सेपरेशन इज डन। इसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी एक सेपरेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सपोज यू हैव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट जो है वाटर में पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तो ऐसे में सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करना है, तो क्या करना है, बस हमको उसको, अगर हम हीट भी करें, ठीक है, वैसे इवेपोरेशन इज डिफरेंट थिंग, बट मान लो इसको हम बॉईल भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो उसके अंदर वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और नीचे जो कंपोनेंट बचेगा दैट विल बी अ सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन, ऑलमोस्ट सेम एज इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो है इवेपोरेशन जैसा ही है, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा इसमें, जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद जो सॉल्ट बच रहा है इन केस ऑफ इवेपोरेशन, दैट सॉल्ट इज नॉट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। वो जो सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता, यानी कि जो हमने फॉर्म में मिलाया था वो फॉर्म में नहीं है, वो एकदम पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का तरीका यूज करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या करना है, हीटिंग से पहले कुछ ड्रॉप्स HCl के डाल देने हैं, वो रिक्रिस्टलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी वाटर जब निकल जाएगा तो जो सॉल्ट बचना है वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल फॉर्म में होगा। फाइन। सो नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो हमने वैसे पढ़ा ही है कि भाई कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जो हीट करने पे डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, ऐसे सॉलिड्स को सब्लिमेटरी सॉलिड्स बोला जाता है। तो भाई अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सॉलिड नॉन सब्लिमेटरी है, एक सब्लिमेटरी है, तो क्या करेंगे हम, सब्लिमेशन का तरीका, हम हीट करेंगे ऐसे मिक्सचर को। सपोज यू हैव कैम्फर पाउडर एंड सैंड मिक्स्ड विद ईच अदर, अलग करना है, तो अगर इसके मिक्सचर को हीट किया जाए, ऊपर से मान लो एक फनल लगा दिया, जिसके ऊपर कॉर्नर पे जो भी इसका ओपनिंग है वहां पे एक गीला कॉटन लगा दिया सो दैट कि वो निकल ना जाए। सो यहाँ पे जो हम हीट करेंगे तो इसमें कैम्फर पाउडर जो है इट विल बी गेटिंग डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस, और जैसे ही वो फनल पे ऊपर जाएगा वहां पे कूलर पार्ट्स पे जमा हो जाएगा और फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर जो स्टिक हुआ है फनल के अंदर दैट इज अ सॉलिड कैम्फर, और जो नीचे बचा है दैट विल बी अ सैंड। ओके, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें कोई एक वर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहाँ पे एक स्पेशल फोर्स, ये फोर्स लगता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन वाले तरीके में। इसमें कैसे क्या सेपरेट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ब्लड का, ब्लड है और उसके कंपोनेंट्स को अलग करना है, ठीक है। ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, तो इनको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का तरीका यूज करते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगेशन में करते क्या है कि भाई एक मशीन होती है, सपोज ये एक टेबल से उस मशीन को अटैच कर दिया जाए, ठीक है, और इस मशीन के अंदर एक स्टैंड लगा हुआ रहता है, और इसमें टेस्ट ट्यूब के लिए स्पेस होता है ऐसा, टेस्ट ट्यूब अटैच करने के लिए, और एक रोटेट करने के लिए हैंडल दिया होता है। सो दैट हम जब ये हैंडल को रोटेट करेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब भी क्या होगा, इस पूरे सिस्टम के साथ ये स्पिन करेगा, ठीक है। सो वो टेस्ट ट्यूब भी ऐसे ऐसे करके स्पिन करेगा। अब इस स्पिन से सपोज यू हैव ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट सेपरेट कैसे होंगे, तो जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है, ठीक है, अगर सपोज अज्यूम करो कि हम भी कोई ऐसे झूले में बैठे हैं, ठीक है, तो जो घूमने वाला जो स्विंग होता है, तो उसमें क्या होगा कि हम बाहर की तरफ, वो घोड़ा वाला झूला पता है ना, जिसमें बच्चे बैठ जाए तो बाहर की तरफ थोड़ा वो झुके हुए दिखते हैं। सो क्यों होता है वो, क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन में एक बाहर की तरफ फोर्स एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसे में भी क्या होगा कि इस ब्लड कंपोनेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेंगे बाहर की साइड में, और ये फोर्स, यहाँ पे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस यूज किया जा रहा है, यहाँ पे भी डेंसिटी का डिफरेंस यूज किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा फोर्स उस पर एक्ट करेगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ऐसे करके आरबीसी सबसे नीचे होगा, ठीक है, उसके बाद उससे कम डेंसिटी होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, तो वो यहाँ पे होगा, और सबसे ऊपर होगा प्लाज्मा जिसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे डेंसिटी के बेसिस पे जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसके ऊपर सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और सबसे कॉर्नर में जाएगा। तो इस तरीके से उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, द प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसके बाद है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमा, इसमें ये वर्ड है, क्रोमा यानी होता है कलर।
तो अगर क्रोमेटोग्राफी यानी कि कुछ कलर से रिलेटेड यहाँ पे हम स्टडी देखने वाले हैं, तो इसमें इस सेपरेशन वाले तरीके में क्या करते हैं, सपोज यू हैव डाई, ठीक है, कोई भी डाई जो होता है, कलर जो होता है, जो कपड़ों के लिए भी डाई करते हैं, कपड़ों में जो भी कलर्स आते हैं, तो ये डाई यूजुअली एक कलर का बना नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारे कलर हो सकते हैं। तो उसके कौन से कलर्स है अगर ये पता करने हैं, सो दैट इन दैट केस हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सो इसमें कैसे करते हैं कि सपोज यू हैव एक छोटा सा पेपर लेना है, ठीक है, जो अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब करता हो, ब्लॉट पेपर जैसा कोई या फिर फिल्टर पेपर जैसा ही कोई, ठीक है। सो दिस इज वन पेपर, जो स्ट्रिप है पेपर का, और इसके ऊपर वो डाई का एक ड्रॉप डाल दिया गया है, ओके। और उससे सपोज 1 सेंटीमीटर नीचे एक पेंसिल से लाइन मार्क करी है, और उस लाइन को या उस पेपर को हमको डिप करना है वाटर में, और कहां तक, जहां तक वो लाइन मार्क करी है, और ड्रॉप जो है वो डाई का ऊपर, ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि वो वाटर के पास क्योंकि वो पेपर वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है क्या होगा कि वो वाटर धीरे धीरे यहाँ पे रेज करेगा, ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा इसके बाद फिर डाई का लेवल से भी ऊपर जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है कि डाई में सपोज 3 कलर्स हैं, सपोज ब्लू है, येलो है, रेड है, ऐसे 3 कलर्स हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा वो कलर का कंपोनेंट? अब यहाँ पे हर कलर का अपना अपना सॉल्युबिलिटी होता है। अगेन सॉल्युबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, यानी वो जल्दी मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर, तो क्या होगा, सपोज ब्लू की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है सबसे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे जल्दी ब्लू मिक्स होने लगेगा, और सबसे जल्दी ब्लू मिक्स होके ऊपर एक बैंड फॉर्म करेगा ब्लू कलर का, ठीक है। और उसके बाद सपोज उसके बाद की सॉल्युबिलिटी येलो की, मतलब ब्लू के बाद नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी है येलो की, यानी येलो है जो ब्लू के बाद मिक्स होना शुरू करता है, या उसको थोड़ा कम टाइम लगता है, ठीक है। ब्लू को सबसे कम टाइम लगता है, उसके बाद येलो है। तो इसमें क्या होगा कि सेकंड कलर जो मिक्स होके ऊपर जाएगा, दूसरा बैंड फॉर्म करेगा, दैट विल बी अ येलो कलर। ऊपर ब्लू है, दूसरा येलो, और सपोज सबसे स्लोली जो मिक्स होने वाला है वो कंपोनेंट रेड है, तो तीसरा बैंड रेड का बनेगा। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी ब्लू की थी, फिर येलो की, फिर रेड की, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमने सेपरेशन कर लिया। सो दैट वाज अ क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में ये प्रोसेस कब यूज किया जाता है, व्हेन यू हैव टू मिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हमने ये तरीका देखा था, दैट वाज सेपरेटिंग फनल। लेकिन अगर मिसिबल लिक्विड्स यानी जो दो मिक्स होने वाले लिक्विड्स है, तो हम ये तरीका यूज करते हैं। इसमें जनरली क्या किया जाता है, या ये तरीका कब यूज किया जाता है, व्हेन द डिफरेंस इज ग्रेटर देन, उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इट शुड बी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये तरीका यूज कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये बनाया गया, इसमें सपोज दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, सपोज अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज वाटर इज ऑब्वियसली वी नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 30, यानी ग्रेटर देन 25 है, तो ये हम इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर पाएंगे। अब क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ऑब्वियसली अल्कोहल का। तो हीट करते करते जब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, 70 डिग्री आ गया, अल्कोहल क्या होगा यहाँ पे बॉयल होना शुरू होगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और कूल होते हुए, कंडेंस होते हुए वो यहाँ पे आता जाएगा। व्हाट विल हैपन टू वाटर, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आई है, वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और उतना टेम्परेचर आते आते शायद ये पूरा अल्कोहल वहां पे चला जाए। सो दिस इज हाउ 100 डिग्री से पहले ही ये पूरा का पूरा अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था वो सेपरेट हो जाएगा। सो दैट वाज डिस्टिलेशन। लेकिन जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो थोड़ा अलग है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज लेस देन 25, यानी यू हैव मिक्सेबल लिक्विड्स एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस उनके बीच में 25 से भी कम है। तो क्या दिक्कत आएगी कि जैसे मान लो कि अगर हमने ऐसा कोई लिक्विड लिया, सपोज एक दूसरा लिक्विड है या एसीटोन या कोई भी ऐसा लिक्विड जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है, तब यहाँ पे डिफरेंस देखना है, इसका 70, इसका 80। तो क्या होगा कि भाई पहले अल्कोहल बॉइल हो रहा है, लेकिन
वहां पूरा पहुंचा भी नहीं और फिर दूसरा वाला बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, उसके पार्टिकल्स भी वहां चले जाएंगे। तो इसमें हम डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं कर पाएंगे, वी विल हैव टू डू सम डिफरेंट स्टफ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सपोज ऐसा कोई मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा जिससे कि बहुत टाइम लग जाए किसी गैस को या किसी वेपर को यहाँ तक पहुँचने में, और फटाफट वो कंडेंस भी हो जाए। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ जाएगा, वो जो पहले अल्कोहल बॉईल हुआ है वो इस लंबे रास्ते, सपोज ये ग्लास का ही सेपरेशन से बना दिया गया है कि जो अल्कोहल आएगा उसको ये लंबा रास्ता ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उतना जल्दी वो यहाँ पे कंडेंस होकर यहाँ आता जाएगा, और जब दूसरा लिक्विड बॉईल हो रहा है एसीटोन, ठीक है, उसका भी एग्जैक्टली मान लो 70 जब आया तो अल्कोहल तो फुल बॉईल होने की पूरी एबिलिटी आ गई, वो पूरा तेजी से या पूरी ताकत से, उसके बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है, वो इतना लंबा रास्ता फॉलो करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ फुल एनर्जी है। बट जब एसीटोन की बात करें तो अभी उसकी बॉइलिंग पॉइंट आई नहीं है, तो अगर मान लो एक आध पार्टिकल्स वहां से निकल भी रहे एसीटोन के, तो उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी कि वो उतना लंबा रास्ता फॉलो करके जाए, तो वो इस कॉलम से पहले ही वापस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन, ओके। तो यहाँ पे हमने 10 प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन देखे, जो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए या मिक्सचर की कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यस, अपने दोस्तों को जो 9th और 10th में हो उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके फाइन, बाय बाय।